तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले कल एक चीज़ हुई और उसके लिए बिना किसी शर्त के मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि मेरी गलती नहीं थी लेकिन आपका नुकसान हुआ। दरअसल कल मैंने जो कहानी सुनाई उस कहानी को 2 दिन पहले शम्स सर सुना चुके थे। अब वो सुना चुके थे, उसके बाद भी मैंने वो कहानी सुनाई। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी कहानियों का इंतज़ार रहता है, तो जो कहानी वो पहले ही सुन चुके हैं, रात के 10 बजे तक वो जगें और फिर सुनी सुनाई कहानी उनके सामने परोस दी जाए। तो भले ही मुझे जानकारी ना हो या फिर मैंने वहाँ से ना उठाया हो, लेकिन सुनने वालों के साथ ये गलत है। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और साथ ही अगली बार से ध्यान रखूँगा कि शम्स सर ना सुनाए हो या फिर कोई और ना सुनाया हो तो उस कहानी को सुनाऊँ। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ, वो भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आजकल मैं थोड़ा सा किसी अलग कंटेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कई दिनों से, लेकिन दिमाग में दिक्कत थी तो बीच बीच में ब्रेक ले लेता था। लेकिन अभी ज़ोर शोर से जुटा पड़ा हूँ। आप बगल में देख भी रहे होंगे कि क्या बना रहा हूँ, किस हिसाब से एडिटिंग हो रही, किस हिसाब से चीज़ें हो रही। तो अगर आप भी इन तमाम वीडियोज़ को देखना चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसी वजह से मैं जो यूट्यूब है उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और नहीं तो मैं खुद देखता रहता हूँ कि शम्स सर क्या सुना रहे हैं, बाकी लोग क्या सुना रहे हैं। तो 2-3 दिनों से मैं इसी में बिजी था और यूट्यूब पे देखा नहीं। शम्स सर ने शायद सुना दी थी। उसके बाद जब कल मैं कमेंट पढ़ रहा था नाम लिखने के लिए, तब देखा तो कई लोगों ने कहा कि आपने सुनी सुनाई कहानी सुना दी, पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। तब मैंने भी चेक किया और मुझे लगा कि हाँ, ये गलती तो मुझसे हुई। तो उसके लिए आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन साथ ही एक बात ये भी बताना था कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देश दुनिया की अलग अलग खबरों को बेहद शॉर्ट फॉर्म में 30 सेकंड 40 सेकंड में बता रहा हूँ। तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। खैर, ये तो रही कल का एक माफ़ीनामा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो ऐसी कहानियां मैंने आपको कई बार सुनाई। कई बार नाजायज़ संबंध में कई कत्ल हुए, उनको आपके सामने रखा। नाजायज़ संबंध का कैसा अंत होता है वो भी आपको बताया। लेकिन आज की कहानी में जो कत्ल करने का तरीका है, उस तरीके को जब आप सुनेंगे तो शायद स्त्री त्रिया चरित्र का सबसे घिनौना रूप आपको देखने को मिलेगा। और शायद ये भी आप समझ जाएंगे कि स्त्री जब रिझाने पे आती है तो अच्छे से अच्छे इंसान को किस कदर अंधा कर देती है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है सूरजपुर, और इसी सूरजपुर ज़िले में एक गांव लगता है नमतगिरी गांव। और इसी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था सुनील देवगन। कई साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था लक्ष्मी। परिवार में यही 2 लोग थे। ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। 30 साल उम्र थी। जवानी की दहलीज अभी पार होने ही वाली थी। अब चूंकि जवान था, मेहनती था, इस वजह से घर से बाहर रह के काम भी करता था। अपने परिवार को खुश करने की, अपनी पत्नी को खुश करने की हर संभव कोशिश करता था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन इसी दौरान जब नया साल लगता है, यानी साल 2024, तो इसी नए साल के पहले हफ्ते में अचानक से सुनील देवगन जो था अपने घर से कहीं गायब हो जाता है। अपने पत्नी को बता के निकलता है कि मैं अभी आ जाऊंगा, कहीं दोस्त के यहाँ पार्टी करने जा रहा हूँ। लेकिन शाम हो जाती है और जो सुनील देवगन है वो आता नहीं। अब इधर शाम हो गई और सुनील देवगन आया नहीं। जो पत्नी लक्ष्मी थी वो बेचारी परेशान होती है, फ़ोन करती है, फ़ोन लगता नहीं। आसपास के लोगों को बताती है कि जो सुनील हैं कहीं चले गए हैं, क्या किसी ने उन्हें देखा। तमाम लोगों ने इनकार किया, कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। सुनील के जितने दोस्त थे, लक्ष्मी उनको फ़ोन करती है, पूछती है कि क्या सुनील वहाँ पे आया है या फिर नहीं आया। वो तमाम लोग इनकार कर देते हैं। सब यही कहते हैं कि भाभी आज तो वो आया ही नहीं और हमसे तो बात भी नहीं हुई। अब जितने लोग इधर इनकार कर रहे थे, उतनी ही जो लक्ष्मी की हिम्मत थी, जो उसका दिल था, उतना ही बैठता जा रहा था। मन में घबराहट। नई नवेली बहू थी, 4-5 साल हुए थे अभी शादी को। लिहाजा ज़्यादा बाहर निकल भी नहीं सकती थी, ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। जितने लोगों को वो जानती थी उनसे फ़ोन करके पूछ चुकी थी। परेशान बेचारी इधर उधर भटक रही है। रात हो गई, सुनील का कहीं कुछ पता ना चला। कई लोगों ने इस दौरान उसको समझाया भी कि किसी के घर रुक गया होगा, हो सकता है ड्रिंक व्रिंक करके किसी के घर सो गया हो, सुबह हो जाने दो, आ जाएगा। लेकिन आखिर बीवी थी, परेशान थी। देखते देखते पूरी रात गुजर गई। इधर जब पूरी रात गुजर गई, अगले दिन सुबह हुई तो सुबह इसी नमतगिरी गांव में
एक बॉडी मिलती है। अब जैसे ही बॉडी मिली, इधर जो लक्ष्मी थी उसका पति गायब था, पूरे गांव में ये खबर फैली थी। आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जैसे ही उस लाश को देखा जाता है, फ़ौरन पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं, सुनील की है। पत्नी को बताया गया। पत्नी बेचारी भागी भागी पहुंचती है। अपने पति की जब लाश देखती है, पकड़ के रोने लगती है। आसपास के तमाम लोग उसको वहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दी। पुलिस आती है। पुलिस आती है, आने के बाद जब पूरा मामला समझती है, आसपास के लोग बताते हैं कि कल शाम से ये निकला था, उसके बाद से गायब हो गया। इधर बॉडी जब पुलिस वाले देखते हैं तो बॉडी पे कुछ चोट के निशान थे, गर्दन पे, सीने पे, मुंह पे। तो देखने से ही पता चल रहा था कि ये मामला जो है हत्या का है। उस समय जो थाना प्रभारी थे, जिनका नाम था बिमलेश दुबे, बिमलेश दुबे जब इस क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं, तो 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसे देखने के बाद बेहद हैरान और बहुत क्लियर कट इशारे दे रहे थे। पहली चीज़, जो मरने वाला शख्स था वो अपने ही गांव में मरा पाया गया। आमतौर पे ऐसा होता है कि कत्ल होने के बाद लाश को कहीं दूर आदमी फेंकता है, कम से कम 1-2 थाने का अंतर रखता है कि पहचान होने में दिक्कत हो। दूसरा, जो पत्नी बता रही थी उस हिसाब से आदमी किसी से मिलने गया, तो मिलने जाने के बाद कुछ ही घंटों में शायद उसका कत्ल हुआ होगा। नहीं तो बीबी जो थी रात से ही खोज रही थी, तो खबर लग जाती। इधर जो तीसरी चीज़ थी कि बॉडी पे चोट के निशान थे और जहाँ पे ये लाश मिली थी वहाँ पे कोई ऐसे संघर्ष या फिर स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अगर किसी का कत्ल होगा, किसी को कोई मारेगा, तो वो भी अपने बचाव में तमाम कोशिशें करेगा, तमाम तरह से हाथ पांव मारेगा। जो खेत था वहाँ पे कुछ संघर्ष दिखते, घास मिट्टी उखड़ी हुई होती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि अगर यहाँ पे कोई संघर्ष का निशान नहीं है और किसी को गला दबा के मार पीट के मारा गया, तो यानी क्राइम सीन कहीं और ही है। इस आदमी का कत्ल कहीं और हुआ है, तो कहाँ हुआ है? अब ये तमाम चीज़ें थी। पुलिस वालों के पास जवाब कोई नहीं था, लिहाजा पुलिस वाले इधर बॉडी को शॉर्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और साथ ही अब गांव में पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा, तो परिवार वालों ने वही सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन अब मामला जब कत्ल का था, तो फिर पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है? क्योंकि जिस हिसाब से कत्ल किया गया है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा होगा जो बहुत करीबी है और घर से बहुत करीब हो या फिर इस गांव का हो और उसके बुलाने पे ये गया हो। अब परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं, जब लक्ष्मी ये बात सुनती है, तो कहती है कि नहीं साहब, हमें किसी पे कोई डाउट नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, आप ध्यान से सोचिए, बिना किसी रंजिश के कोई ऐसे कत्ल नहीं करेगा, और जहाँ तक हमारा अनुभव है जो कातिल है इसी गांव का ही है। अब ये शब्द जब थाना प्रभारी बिमलेश दुबे ने कह दिया, तो पूरा गांव अब एक दूसरे को शंका की नज़रों से देखने लगा। सब एक दूसरे के ऊपर डाउट करने लगे कि कहीं ये तो कातिल नहीं। 1-2 साल पहले भी किसी से मामूली सी चाय की टपरी पे भी अगर कोई लड़ाई हुई थी, तो उस बारे में भी लोग चर्चा करने लगे। और कायदे से बिमलेश दुबे का यही प्लान था कि गांव में एक दूसरे को लोग शंका की नज़रों से देखें। पुलिस वाले जब ये जाल फेंकते हैं और गांव में एक दूसरे के ऊपर जब शंका डाल देते हैं, तब पुलिस वाले अलग अलग रूप में गांव में फैलते हैं और पता करते हैं कि किसकी किससे क्या दुश्मनी रही होगी। कुछ को अपने भरोसे में लेते हैं कि आप तो भले आदमी हैं, मुझे पता है आप कुछ न कुछ जानते होंगे। कुछ को ये बताते कि अच्छा हुआ मर गया और इसका अंत ऐसे ही होना था, हमने तो ऐसी ऐसी बातें भी सुनी है। यानी तमाम तरह के लोगों से जो जैसे टूट सकता था उसको ऐसे तोड़ा गया, तमाम तरह की और चीज़ें की गई। लेकिन जो कंक्लूज़न निकल के सामने आया वो कुछ खास नहीं था। तमाम तरह के जो जाल पुलिस वालों ने बुने थे कि हम ऐसे करेंगे तो कोई सच उगल देगा, छोटी छोटी घटनाएं निकल के सामने आई। यानी किसी से चाय को लेके कभी झगड़ा हुआ, किसी से नॉर्मल ताश खेलते हुए झगड़ा हुआ, कोई ऐसा मेजर या फिर कोई ऐसी धमकी, जान से मारने की कोई बात, ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब जब पूरे गांव में किसी के पास कोई मोटिव नहीं मिला, तब पुलिस वाले क्या करें? इधर जो थाना प्रभारी थे वो भी बेचारे परेशान। तब उन्होंने एक दूसरा काम किया। दरअसल वहीं बगल में एक जगह लगती है अंबिकापुर। जो थाना प्रभारी बिमलेश दुबे थे, उन्होंने अंबिकापुर से फॉरेंसिक टीम बुलाई और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम बुला ली कि जो खोजी कुत्ते हैं अगर वो कुछ सबूत इकट्ठा कर लें तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब क्राइम सीन पे फॉरेंसिक टीम भी आती है
साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम आती है और जैसे ही ये दोनों टीमें आती हैं कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहला, जो खोजी कुत्ता था, ये कुत्ता वहाँ से इस घर की ही तरफ आता है जहाँ लक्ष्मी और सुनील रहा करते थे। दूसरा, जो फॉरेंसिक की टीमें थीं उन्हें भी कुछ ऐसे फुटप्रिंट मिलते हैं जो गांव की तरफ ही जा रहे थे। अब ये दो चीज़ जब मिली तब पुलिस वालों को एक पुख्ता यकीन हो गया कि जो कातिल है वो गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। फिर पुलिस वालों ने इन तमाम चीज़ों के बारे में गांव वालों को बताया कि देखिए जो खोजी कुत्ते हैं वो भी बता रहे हैं, साथ ही जो फॉरेंसिक टीम है वो भी बता रही है कि कातिल गांव में ही है। तो अगर आप लोग अपना मुंह खोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो शायद बाकी गांव वालों को दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर हमें सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले गांव में र्यूमर फैलाते हैं तो एक चीज़ किसी गांव वाले ने दबे स्वर में बोल दी और शायद इसी चीज़ की तलाश पुलिस वालों को थी। एक गांव वाला बताता है कि साहब, कहना तो नहीं चाहिए और मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन जो लक्ष्मी है इसका गांव के एक शख्स से नाजायज़ संबंध है जिसका नाम है राजकुमार केवट। और राजकुमार केवट और लक्ष्मी के इस रिश्ते के बारे में जो सुनील है वो जान गया था। इस बात को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हुई है, ये मैंने सुना है, लेकिन आप मेरा नाम मत बताइएगा। अब गांव वाले ने जब ये बात बोली तब पुलिस वालों को लगा कि चलो अब केस सुलझ चुका है। पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं और सुनील के उस एक तरह से सौतन कहें या फिर क्या कहें, राजकुमार को उठाते हैं। उठाने के बाद उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारा भांडा फूट चुका है और गलीमत इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। बता दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं बताओगे तुम्हारा तरीका बड़ा खतरनाक है। अब ये चीज़ जब राजकुमार केवट सुनता है तो सुनने के बाद कुछ देर तक इधर उधर की कहानी बताता है, लेकिन फिर एक और नाम लेता है और वो नाम किसी और का नहीं, लक्ष्मी का ही था। अब लक्ष्मी और राजकुमार केवट दोनों एक दूसरे का नाम जब ले लेते हैं तब इन दोनों को उठाया जाता है। उठाने के बाद अब इनसे तबीयत से पूछताछ होती है और जब तबीयत से पूछताछ हुई तब ये दोनों तोते की तरह बोलते हैं और पूरी कत्ल की कहानी सुनाते हैं। दरअसल इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है साल 2021 से। उस समय जो सुनील देवगन था उसकी उम्र 27 साल थी। हाल में ही 1 साल पहले शादी हुई थी। इस वजह से अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बाहर जहाँ नौकरी करता था वहाँ गया भी नहीं कि अभी हाल में ही शादी हुई है, क्या अपनी पत्नी को यूं ही छोड़ के जाएं। इस दौरान वो गांव में ही कुछ काम धाम करने लगा। गांव में काम धाम करने के दौरान उसके कई दोस्त बने। अलग अलग लोगों से उसका मिलना जुलना भी हुआ। बचपन के जो दोस्त उन उम्र के पहलुओं में छूट गए थे उनसे फिर से दोस्ती हुई और ऐसे ही उसकी दोस्ती हो जाती है राजकुमार से। राजकुमार से दोस्ती अच्छी हुई, एक दूसरे का नेचर समझ में आने लगा, एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे। इस वजह से नज़दीकियाँ भी बढ़ गई। नज़दीकी ऐसी कि राजकुमार अब अक्सर सुनील के घर आने लगा, सुनील अक्सर राजकुमार के घर जाने लगा। एक दूसरे के साथ रात को बैठ के खाना खाते, एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन इसी दौरान जब राजकुमार अक्सर घर पे आने लगा तो कई बार ऐसा हुआ कि सुनील ना हो और राजकुमार आ जाए उसको मिलने के लिए। अब घर पे अकेली लक्ष्मी मिले। इस दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातचीत जब शुरू हुई तो शुरुआत में तो यूँ ही नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन अब जो राजकुमार है वो भी बहाना ढूंढने लगा कि सुनील ना हो तो मैं घर पे जाऊँ। लक्ष्मी भी ये बहाना ढूंढने लगी कि सुनील ना रहे तो मैं राजकुमार को बुला लूँ। देखते देखते दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हो गए, दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और यहीं से फिर इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध शुरू हो गया। अब जब नाजायज़ संबंध शुरू हुआ और सुनील के ना होते हुए भी राजकुमार अक्सर आने लगा तो ये चीज़ें कई गांव वालों ने नोटिस की कि जब सुनील नहीं रहता तब राजकुमार क्यों जाता है और जाने के बाद ऐसा क्यों है कि वो आधे आधे घंटे 1-1 घंटे उसी घर में रहता है। कायदे से अगर सुनील नहीं है तो सिर्फ 10-5 मिनट में लौट आना चाहिए दरवाजे से पूछ के। अब गाँव में ये खबर फैलने लगी। अब गाँव में तो कोई चीज़ वैसे भी जंगल की आग की तरह फैलती है, ये बात भी फैल गई। इसी बीच किसी ने इस बारे में सुनील को बता दिया कि तुम्हारी जो बीबी है इस तरह से कर रही है और तुम्हारे जो सबसे करीबी दोस्त हैं राजकुमार वो धोखा दे रहे हैं। अब सुनील जब ये बात सुनता है तो वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि नहीं। तब ये तमाम लोग कहते हैं कि काम करो, खुद रंगे हाथ पकड़ लो। इसके बाद सुनील एक जाल बुनता है। अपनी बीवी से कहता है कि आज मैं शहर जा रहा हूँ और मैं टाइम लग जाएगा आने में, हो सकता है कल आऊँ। इतना कह के वो निकलता है। निकलने के बाद एक जगह छुप जाता है। इधर जो लक्ष्मी थी जब ये चीज़ सुनती है कि उसका पति चला गया, अब शाम हो जाएगी या फिर अगला दिन, उसे मौका दिखा, गोल्डन चांस। उसने राजकुमार को फ़ोन करके बुला लिया। अब राजकुमार आता है। आने के बाद घर में कोई और था नहीं।
एक दूसरे के साथ ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। तभी अचानक से सुनील आ जाता है रंगे हाथ अपनी बीबी को, और अपने सच्चे दोस्त राजकुमार को जब देखता है ऐसा कुछ करते हुए दुखी होता है, डांटता है, फटकारता है, बीबी को मना करता है, राजकुमार को भी कह देता है कि आज से मत आना। लेकिन तब तक ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि चाहे जितना सुनील मना करता है, चाहे जितना राजकुमार को मना किया जाता है, कोई नहीं सुनता। ये लोग अब मौका देख के, बहाना देख के, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ मिलने लगे। चाहे जैसे सुनील को बाहर भेजा जाए, फिर मिलने का जो प्रावधान है वो किया जाए। तो कहीं ना कहीं सुनील भी तंग आ गया, लगातार वो मना करता, लगातार बीवी को डांटता फटकारता। इस दौरान कई बार उसने बीवी के ऊपर हाथ भी उठाया। तो ये चीज़ें जब लगातार होने लगी और जो सुनील है जब वो लगातार रोकने लगा, तब लक्ष्मी और राजकुमार को लगा कि ऐसे अब मुलाकात पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो, इस रास्ते का जो कांटा है उसे ही हटा दो। तो कैसे? तो उसके लिए जो खौफनाक तरीका चुना गया वास्तव में बेहद शर्मसार करने वाला है, खासकर नारी जात को। 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को जो लक्ष्मी है अपने आप को खूब तरीके से तैयार करती है, बढ़िया मेकअप करती है, बढ़िया साड़ी पहनती है, यानी वो तमाम तरीके, वो तमाम हथकंडे अपनाती है जिससे वो बेहद खूबसूरत लगे और उसके जाल में सुनील फिर से फंसे। वो बेहद खूबसूरती के साथ जब तैयार होती है तो सुनील को लगता है कि शायद मेरी बीवी आज मुझे अपना पति सच में मान रही है, अब शायद राजकुमार को छोड़ दे। इसके बाद वो अपनी बीवी के ऊपर मोहित होता है। मोहित होने के बाद दोनों रूम में जाते हैं। कुछ देर बाद जब सुनील थक के सो जाता है तब ये इशारा करके राजकुमार को बुलाती है। बुलाने के बाद राजकुमार और लक्ष्मी सुनील का कत्ल करते हैं, गला दबा के कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद गद्दे सहित उस लाश को ले जाके फेंकते हैं उसी खेत में, और फिर गद्दा लेके वापस आ जाते हैं और सब कुछ यथास्थान कर देते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि कत्ल करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन अपने आप को ये तैयार करके उसको वशीभूत करना और साथ ये दिखाना कि हाँ मुझे अपनी गलती पे शर्मिंदगी है और अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ये शायद तिरिया चरित्र का सबसे घटिया उदाहरण है। अब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं। सुनने के बाद उस रूम पे जाते हैं, वहाँ पे सबूत इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर मामले को कोर्ट में लेके जा रहे हैं। फिलहाल ये दोनों भी जेल में हैं और विचाराधीन जेल में हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि ऐसे कौन से जानवर हैं, आमतौर पे किसी जानवर को या फिर किसी जीव को ऊपर वाले ने कोई अंग दिया है तो उसकी भलाई के लिए दिया है, लेकिन कई ऐसे जानवरों ने कुछ ऐसे अंग मिल जाते हैं जो उन्हीं को नुकसान दे देते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो सफ़ीक जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, राजकुमार जी हैं और विकास यादव जी हैं। और इनके बेटे का आज जन्मदिन है, शायद मायूष यादव नाम है इनके बेटे का। तो हैप्पी बर्थडे मायूष बाबू, जीवन में आगे बढ़ो और ऐसे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ इन सारे सवालों के जवाब आपको मुँह ज़बानी याद हो। आप यूपीएससी निकालो या फिर कुछ और अच्छे काम करो, हमें भी फ़क्र हो कि आपको कभी हमने विश किया था। तो वंस अगैन विकास जी के बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सकत्तर सिंह जी हैं और सुधीर सिंह जी हैं। और सवाल का जो जवाब है वो कई जानवर हो सकते हैं। जैसे एक आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए तो घोड़ा हो सकता है। अगर आप उसके खुर को ना काटे टाइम टू टाइम तो मुड़ के ऐसा हो जाता है कि फिर उसे ही लंगड़ा बना देता है और घोड़े की ताकत ही दौड़ने में है। कुछ जानवर जैसे बारहसिंगा हो जाते हैं। कई ऐसे भेड़ हैं जिनकी सींग मुड़ के उन्हीं की खोपड़ी में घुस जाती है। और जंगली सूअर की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनके जो आगे वाले दांत हैं वो घूम के उन्हीं के जबड़ों में घुस जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उसके साथ सवाल जवाब का सिलसिला। जाते जाते आज का सवाल पूछ लेता हूँ। और आज का मेरा सवाल है कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आ जाए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।